हेलो स्प्रिंट, वेलकम टू मास चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ देवेंद्र सैनी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विस के बारे में। अभी तक हम मल्टीपल क्लासेस ले चुके हैं। दिस इज द क्लास नंबर 8 रिलेटेड टू द हरियाणा सिविल सर्विस, जहाँ पे हम मल्टीपल तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने एनालिसिस किया हरियाणा सिविल सर्विस का लास्ट 4 ईयर्स का, देन हमने डिस्कस किया सिलेबस, देन डिकोड किया हरियाणा सिविल सर्विस को, एंड देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग द PYQ ऑफ हरियाणा। So today we are going to discuss the PYQ of Polity of हरियाणा पेपर 2024। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना जरूरी होता है कि किस तरीके का पैटर्न पूछा गया और क्या क्या चीजें आ रही हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो PYQ इज द की ऑफ सक्सेस इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के PYQ जो 2024 में पूछे गए हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू मास चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी चैनल। आपको यहाँ पर CSET का फ्री कोर्स देखने को मिलेगा जो स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से रात को 9 बजे डेली। इसके साथ साथ पंजाब PCS का फ्री कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जो स्टार्ट हो चुका है 8 दिसंबर से। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। जैसे कि दिस इज अ फ्री मेंस क्रैश कोर्स जो फ्री है फॉर द पंजाब PCS के लिए, जिसका लिए मेंस जो लोग लिखने वाले हैं आप यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 65 इन द हरियाणा पेपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज held in accordance with the system of proportional representation by means of non-transferable vote। non-transferable votes नहीं होता, that is a transferable votes। वो ट्रांसफरेबल वोट से होता है, नोट है नॉन ट्रांसफरेबल वोट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता तो यू कैन सी ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड पे आते हैं द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ गोवा। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो सेकंड भी एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिस इज एलिमिनेट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दैट्स अ 3 and 4। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं है। हमने सीधा फर्स्ट और 2 का आइडिया था कि ये गलत हो जाएंगी, तो देन इट्स आंसर इज सी 3 and 4। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे ही आपको पता लगता है कि एक स्टेटमेंट गलत है, देन डायरेक्टली मूव टू द ऑप्शन और ऑप्शंस को एलिमिनेट करो सो दैट कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। द रिट मैंडेमस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट द बोथ पब्लिक अथॉरिटी as well as the private individuals। Mandamus can be issued to enforce a contractual obligations। Mandamus cannot be issued against the governor of a state। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स के अगेंस्ट नहीं होता है। Mandamus can be issued against states to refund tax collected unlawfully। ये स्टेटमेंट भी सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। इट कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट द प्राइवेट अथॉरिटी। प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट इसको नहीं इशू किया जा सकता, ओनली द पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट मैंडेमस को इशू किया जाता है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। सेकंड पे आते हैं। मैंडेमस कैन बी इशू टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कैन नॉट, मैंडेमस कैन नॉट एनफोर्स। तो यहाँ पे मैंडेमस कैन नॉट एनफोर्स। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ओनली द 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको ऑप्शंस दिखते हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन काम करेगा, आपका नॉलेज काम करेगा किस तरीके से आपने तैयारी करी है। नेक्स्ट पे आते हैं। दैट्स क्वेश्चन नंबर 67। द क्वेश्चन नंबर 67। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन द पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद अ सिंपल मेजोरिटी। यस, जब भी कोई स्टेट्स को ऐड करना है या फिर वी हैव टू फॉर्म अ न्यू इंडियन स्टेट एंड यूनियन, तो इसको सिंपल मेजोरिटी से हम अमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The amend to provision the DPSP, the parliament require a special majority। Yes, DPSP के लिए we need a special majority। The amend Article 368 of the Constitution require a special majority along with the consent of the heart of a state legislature। This is the basic structure of Constitution को amend करना है तो special majority with the half of legislature से requirement रहता है। तो ये आपको 3 तरीके की मेजोरिटी के बारे में याद रखना होता है। जब भी आप पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो यू विल लर्न द 3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, और कौन सा मेजोरिटी कहाँ पर यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन सी 3 तरीके की मेजोरिटी होती हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हो जाती हैं, तो आंसर विल बी द सी हियर। क्वेश्चन नंबर 67 आंसर इज सी। So let's come to the next question. That's question number 68. The establishment of the standard and weights and measures comes under the union list। Yes, this is a correct statement। ये 50th entry के अंदर आता है state list में। Adoption and succession state list। No, it's come under the concurrent list।
ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, बैटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट हियर, फर्स्ट इज करेक्ट हियर, सो द ओनली वन पेयर इज करेक्ट, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। तो बैटिंग एंड गैम्बलिंग तो कई बार न्यूज में भी रहा, वहां से भी आपको पता लग जाता है कि इट्स पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। और जब हम एडॉप्शन एंड सक्सेशन की बात करते हैं तो कैन नॉट बी पार्ट ऑफ स्टेट, इट्स कैन बी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो। सो आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 69, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स that are not included in the 3 list of the 7th schedule of the constitution, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। According to the article 248, both the parliament and state legislature can make law on these subjects. No, both not exclusive to the parliament only. जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट को ही पावर है कि दे कैन मेक अ लॉ ऑन इट, ओनली द पार्लियामेंट हैज अ पावर ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट, स्टेट्स की कोई पावर नहीं है रेसिडुअरी पे, ये आपको याद रखना है। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। स्पेस टेक्नोलॉजी इज एग्जांपल ऑफ रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। सो द 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती हैं, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 and 3 इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा पीसीएस में मेनली फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान है, और वो डेटा को चेंज करते हैं, आर्टिकल नंबर चेंज कर दिया, क्रॉस में चेंज कर दिया, फैक्ट्स चेंज कर दिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे आपसे डायरेक्टली आर्टिकल्स पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 इज अ इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेट करता है। आर्टिकल 226 इज रिलेटेड टू द हाई कोर्ट्स। Article 239 is related to the Union Territory and Article 280 is related to the Finance Commission. These are the basic articles, सबको पता होता है। फाइनेंस कमीशन न्यूज में भी रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी से आप निकाल सकते थे। हाई कोर्ट सबको पता होता है, आर्टिकल 226 रिलेटेड टू द हाई कोर्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। दिस इज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन जो आपके आर्टिकल से हो जाना था। एक बेसिक क्वेश्चन है हरियाणा बीसीएस में पूछा गया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स की डायरेक्टली लिंक कैसे करेंगे, तो यू कैन सी डी का 1, डी का 1 किस किस में है, डी का 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर डी में है, इससे आपको पता लग जाता है कि आपको कहां पे मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। अगेन इट्स रिलेटेड टू द शेड्यूल के बारे में पूछा गया है। सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल किसके बारे में, 10th शेड्यूल किसके बारे में है। अगर हम देखते हैं सेकंड शेड्यूल इज अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, तो ए का 2 होगा। ए का 2 कहाँ पे गिवन है, ए का 2 एक ही ऑप्शन में है, सी में है, ए का 2 सी में। अगर आपको एक भी पेयर्स वाले क्वेश्चन में पता होता है, इस तरीके के ऑप्शन जहां पर दिए होते हैं जहां पे मैचिंग करना होता है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस में देखिए एंड डायरेक्टली मैच इट एंड कम टू द ऑप्शन की कहां पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ए का 2 है। 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया। 9th शेड्यूल इज रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स एंड द 10th रिलेटेड द एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन न्यूज में था, सबको पता है कि 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, यहां से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 71 विल बी सी, क्वेश्चन नंबर 71 का सी रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं 72 क्वेश्चन करंट अफेयर से था जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू द 73। 73 की बात करते हैं पीआईएल के बारे में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। पब्लिक एक्शन के लिए होता है, कोर्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए यूज होता है। इसके साथ अगर देखते हैं पीआईएल री इन्फोर्स द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी, ये री इन्फोर्स नहीं करती, ये डाइल्यूट करती है। PIL dilute the principle of locus standi. This not enforcing the locus standi, ये डाइल्यूट करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अगर सेकंड गलत है, यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट सही है तो ऑप्शन नंबर सी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट्स अ 1, 3 and 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, सो दैट कि यू कैन मार्क एक्स्ट्रा क्वेश्चंस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 74। प्राइवी पर्स रेफर टू स्पेसिफिक सम ऑफ मनी दैट वाज पेएबल एनुअली, दैट वाज पेएबल एनुअली, बिल्कुल सही है। टू रूलर टू फॉर्म द प्रिंसली स्टेट्स। द पेमेंट ऑफ प्राइवी पर्स वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बिफोर 42nd अमेंडमेंट। नो, इट वाज इन द 26th अमेंडमेंट। 26th अमेंडमेंट में किया गया और 1971 में, 26th अमेंडमेंट में 1971 में किया गया था, नोट ऑन द 42nd अमेंडमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, फर्स्ट सही है।
The abolition of privy purse was justified on the ground that stood against the principle of egalitarianism enshrined in the constitution. Yes, this statement is right. Egalitarian society के लिए और egalitarianism के लिए इसको बनाया गया था. So the answer is 3 is correct. So 1 and 3 only the 2 statements are correct here. इस क्वेश्चन की 2 स्टेटमेंट सही हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दैट्स क्वेश्चन नंबर 75. 75 Parliament can legislate to the matter enumerated in the state list. 2 or more state legislature passes resolution requesting the parliament to enact such law. जैसे राज्यसभा के पास पावर होती है, अगर 2 स्टेट्स उनके पास जाते हैं कि हमारे इस लॉ पे बनाओ, तो वो बना सकते हैं. बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है, वो जो लॉ बनेगा वो उन 2 स्टेट्स या 3 स्टेट पे ही इंप्लीमेंट होगा, नॉट ऑल द स्टेट्स इन इंडिया. तो ये आपको ध्यान में रखना होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं. ए लॉ सो एनेक्टेड विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पे इन्होंने दिया ऑल द स्टेट्स में नहीं होता. जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया है पार्लियामेंट को, राज्यसभा को, उन्हीं के ऊपर इंप्लीमेंट होगा, बाकी सब पे नहीं होगा. सो द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. थर्ड पे आते हैं. सच अ लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट. यस, क्योंकि पार्लियामेंट ने बनाया है तो पार्लियामेंट ही रिपील कर सकता है. ये भी आपको याद रखना है. तो आंसर विल बी ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 3. तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आप करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं. आपको हर स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, उसके मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए. देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन. दीज आर द नॉन एलिमिनेटेबल ऑप्शंस हियर. नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 76. ये तो आई थिंक सबको आता ही होगा, रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीके से पेपर किया होगा तो यहाँ पे प्राइवी पर्स के बारे में पूछा है. यहाँ पे प्राइवी पर्स के बारे में पूछा है. सॉरी 70 इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्राइवी पर्स के बारे में पूछा है. 74 में दोबारा से यहाँ पे प्राइवी पर्स के बारे में पूछा गया. अगर देखो एबोलिशन ऑफ प्राइवी पर्स 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था. वहाँ पे 42 दिया, मैंने आपको बताया 26 में होता है. तो वी कैन डायरेक्टली मैच ए इज इक्वल टू 3. A3 का आपके पास एक ही ऑप्शन है. A3 का आपके पास एक ही ऑप्शन है. मीन्स सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से अगर आपने पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ा होता तो आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी. डायरेक्टली थ्रू द वन ऑप्शन यू कैन एलिमिनेट इट एंड यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर. तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, ए का 3 हो जाएगा. बी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया था. सी 2 एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट 86 एंड द 103 में रिजर्वेशन फॉर EWS. ये सबको पता था कि लेटेस्ट वन इज द EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बनाया गया रिजर्वेशन. तो सबसे लास्ट वाले अमेंडमेंट 03 में किया गया. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए. इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 77 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में है. पेमेंट फ्रॉम फंड कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन. नो, कंसोलिडेटेड फंड से जो भी पैसा निकाला जाएगा विद द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं हो सकता. तो आपको याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड एक ऐसा फंड है जहां पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए ही चाहिए. तो विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं होता, पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ होता है. कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यस, कंटीजेंसी फंड जो इमरजेंसी फंड बोला जाता है, जब भी इमरजेंसी फंड का बात होगी तो पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट के पास ये होता है और फाइनेंशियल सेक्रेटरी इसको हेल्ड करता है. सेकंड इज राइट. पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट. नो, फॉर द पब्लिक अकाउंट देयर इज नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. पब्लिक अकाउंट के लिए किसी भी तरीके की पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. क्वेश्चन नंबर 77 इस तरीके से 1 and 3 इज रॉन्ग, ओनली द 1 पेयर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 77 सिर्फ एक पेयर ही करेक्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं. द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नो, दिस इज नॉट इन द आर्टिकल 36. ये DPSP का पार्ट आता है एंड आर्टिकल 39A में गिवन है. आर्टिकल 39A में गिवन है, ये आर्टिकल 36 में नहीं गिवन है. ये सिंपल आर्टिकल DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके आर्टिकल्स आपको याद होना चाहिए. हरियाणा PCS में पूछे जाते हैं ये आर्टिकल्स. वो आर्टिकल्स में ही गेम प्ले करते हैं. जैसे यहाँ पे आर्टिकल नंबर ही गलत दे दिया. तो अगर फर्स्ट गलत है, प्रमोशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B का ही पार्ट है एंड वर्कर मैनेजमेंट 43A का ही पार्ट है. यानी ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट हियर. 2 पेयर्स यहाँ पे सही हैं. क्वेश्चन नंबर 78 में 2 पेयर्स हमारे सही हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 79. अगेन यहाँ पे आर्टिकल्स ही पूछे गए हैं. क्वेश्चन नंबर 79 की अगर हम बात करते हैं, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आर्टिकल 39A. लाइवलीहुड के बारे में बात आर्टिकल 39A में ही हुई है. राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड 39A. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर द बोथ मैन एंड वुमन,
आर्टिकल 39E ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आर्टिकल 39D के अंदर ये किया गया। देखो कितना माइन्यूटली चेंज किया, 9E दिया है 39 के अंडर ही, यहाँ पे E दे दिया लेकिन वो D के अंडर है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो इसीलिए थोड़ा सा आप इसका लिस्ट बनाइए, आपके टेबल पे चिपकाइए, उसको डेली देखिए सो दैट यू कैन रिमेंबर दीज आर्टिकल। अगर आप हरियाणा पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा एंड यू हैव टू डू इट। तो मास चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी आपको हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें करने में। यू कैन फॉलो अस ऑन द यूट्यूब, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे हरियाणा के कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव पे वीडियो लेके आने वाला हूँ। दैट्स विल हेल्प यू टू क्रैक द हरियाणा पीसीएस। हरियाणा का ऑप्शनल हटाया जा चुका है, वी आर वेटिंग फॉर द न्यू सिलेबस, वी आर वेटिंग फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। जैसे ही आएगा तो मैं देवेंद्र सैनी आपके सामने लाइव मिलूंगा ऑन मास चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे इक्वल पे, दिस सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। राइट टू वर्क एजुकेशन आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। थर्ड सही है, तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, 79 का बी आ जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। अगेन द आर्टिकल्स के बारे में पूछा गया, एजुकेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर्टिकल 45, नो दिस कम्स अंडर द आर्टिकल 46 के अंडर आता है, 45 के अंडर नहीं आता है। और एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC/ST आर्टिकल 46 बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज नॉट अंडर द 47, दिस इज अंडर द 48, ये 48 के अंडर आता है। तब देखोगे कि कितना माइन्यूटली वो आर्टिकल चेंज कर दिया, 45 से 46 कर दिया, 47 से 48 कर दिया। मीन्स आपको आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे जो DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, राज्यसभा से रिलेटेड है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, हाई कोर्ट से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, वो आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 ओनली द 1 पेयर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 का सिर्फ एक पेयर ही करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 81, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 62, नो वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल ही स्टार्ट होते 63 से हैं, 63 से 71 के बीच में जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल, तो ये तो गलत ही हो गया, पहला इज रॉन्ग। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 65, नो इट्स नॉट अंडर आर्टिकल 65, ये आर्टिकल 66 के अंडर आता है इलेक्शन। The term of the office of president आर्टिकल 59 of the constitution, term of office defined है constitution में, लेकिन वो आर्टिकल 56 के अंडर डिफाइंड है। तो आप देखोगे पिछले चारों पांचों क्वेश्चन आर्टिकल नंबर्स पे पूछे गए हैं, तो ये तीनों के तीनों पेयर्स गलत हैं, तो नन ऑफ द पेयर्स इज करेक्ट है, कोई भी पेयर सही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें। अगेन यहाँ पे फिर आर्टिकल्स के बारे में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 82 में। एनलार्जमेंट जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 138A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है, 138A नहीं है, 138 करता है। कन्फर्समेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पावर इश्यू 13 रिट्स आर्टिकल 139, रिट्स किसके अंडर आता है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 के अंदर आएंगे रिट्स, तो ये भी गलत है। सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 144A, नो इट्स द आर्टिकल 144 नॉट ए, तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी गलत हैं, ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग हियर। तो जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस आपके बुक से हो जाते हैं, NCERT से निकल आते हैं, लक्ष्मीकांत से निकल आते हैं, बट ध्यान कहाँ रखना है, फैक्ट्स पर। हरियाणा PCS इज प्लेइंग ऑन द फैक्ट्स, तो आपको फैक्ट्स के अकॉर्डिंग नोट्स बना के याद करना है, उसी तरीके से सारी चीज़ों को फोकस करना है। मैं देवेंद्र सैनी बाकी सारे ईयर्स के भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड एट मास चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। डेली सुबह 10 बजे हरियाणा PCS लाइव आपको मिलेगा ऑन द